हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज नए लेक्चर में। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के 5th लेक्चर में आ गए हैं और आज हम जो टॉपिक करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको हम समझेंगे कैसे सॉल्व करना है और कैसे मतलब हम आगे उसके आंसर तक पहुंचेंगे। हम फाइनली एक्स और वाई की वैल्यू ही निकालना है जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब हम अपने नए अलजेब्रिक मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर पहुंच गए हैं। तो आज हम फिर से शुरुआत करते हैं अपने एक नए लेक्चर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो हम पहले फॉर्मेट सीखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कैसे लाते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लूँगा जो वेरिएबल एग्जांपल होगा। ठीक है, उसको देखते हैं हम अब एक एग्जांपल के साथ। चलिए, हमने एक एग्जांपल लिया है, देख सकते हैं एग्जांपल क्या है। एग्जांपल है a1x + b1y + c1 = 0 एंड सेकेंड हमारा इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। आपको लग रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों लिया है। क्योंकि मैंने इसलिए लिया है क्योंकि पहले मैं आपको फॉर्मेट समझाऊंगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक फॉर्मेट होगा। हम हर बार फुल डिटेल में नहीं करेंगे, हम एक ठीक है, तो हम कैसे करेंगे वो हम समझाएंगे आपको। जो मेन हमारा आएगा रिजल्ट वो हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, वो रिजल्ट हमें देखना है। तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया ताकि मैं आपको रिजल्ट दिखा सकूं। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा और आप नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या है। अब तक हम क्या करते आए हैं। फर्स्ट हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते आ गए। फिर दूसरा हमारा एलिमिनेशन मेथड था जिसमें कोई एक वैल्यू हम एलिमिनेट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ हमारा दो इक्वेशन है। ठीक है, दो इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 और सेकेंड एग्जाम्पल है इक्वेशन है a2x b2y + c2 = 0। ये हम दो एग्जाम्पल ले लिए, जो ऊपर लिखा था मैंने फिर से उससे लिख दिया है। ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है। तो हम आगे क्या, अब हमें समझना पड़ता है। मैं कोई भी समझाता हूँ, इसमें भी हमें कोई एक वैल्यू एलिमिनेट करना है। अभी का मैं स्टार्टिंग का बता रहा हूँ, हमेशा नहीं करना आपको। अभी हमें क्या करना है, या तो y या तो x हमें सब एलिमिनेट करना है। तो हम एलिमिनेट कैसे करेंगे, हमारे पास तो तरीका एलिमिनेट करने का एक है जो हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो आगे जाकर डिवाइड हो, मतलब कट जाए आसानी से। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हम y को एलिमिनेट करने जा रहे हैं। हम y को एलिमिनेट करेंगे और कैसे करेंगे ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं b1y है, यहाँ b2y है, देख सकते हैं आप। तो अगर हम यहाँ पे b2 ला देते हैं और यहाँ पे b1 ला देते हैं तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू कट जाएगा। अगर कट जाएगा तो y एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं तो यहाँ a1 है तो a1 को हम a2 से मल्टीप्लाई करेंगे और a2 को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x एलिमिनेट हो जाएगा हमारा। तो ऐसे हमारा x एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और y हम लेकिन यहाँ पर y एलिमिनेट करते हैं, x भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम अभी y को एलिमिनेट करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम एक लिखेंगे v, फिर यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 इसको मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। तो v मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई b2। ठीक है, यहाँ पर हम b2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों b2 से करेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर करना है हमको। एंड 2 बाई b1 एंड सब्ट्रैक्ट बोथ, और दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो जब हम b1 इक्वेशन 1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो a1 b2x + b1 b2y + c1 b2 = 0 और सेकेंड हमारा a2 b1x + b1 b2y + c1 b2 = 0। ये हमें दो वैल्यू मिला।
जब हमने B2 B1 से मल्टीप्लाई किया, अब हमें क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस, ये प्लस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। तो ये तो हमारा B1 B2 इक्वल हो गया। अब देख सकते हैं B1 B2 y को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ हमारा कट गया। अब ये देखते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। अब पूछेंगे x कहाँ गया, x रहेगा, x हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। और यहाँ हमारा क्या आएगा, प्लस C1 B2 माइनस सॉरी यहाँ C2 होगा ना, C2 और C2 B2, ठीक है। C1 B2 और सॉरी हाँ, तो ये C1 B2 और C2 B1, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये दो वैल्यू हमें मिला। तो हमने यहाँ तक अब क्या किया, अभी तक हमने सबसे पहले एक इक्वेशन 1 को और 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जिससे हमारा x या y एलिमिनेट हो जाए, लेकिन हमने यहाँ पर y को एलिमिनेट किया, तो हम y को देखेंगे, ठीक है। तो y जब हमारा एलिमिनेट हो गया तो हमें x का वैल्यू मिलेगा यहाँ से। अब कैसे मिलेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। अगर हम इसको C1 B2 को उस साइड ले जाएंगे, ठीक है, दूसरी साइड ले जा रहा है, इसको यहीं रखेंगे A1 माइनस A2 B1 x, ठीक है। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इधर हमारा गया तो C2 B2 माइनस है, सबसे पहले मैं C2 B2 को ही लिख लेता हूँ। तो C2 B1 प्लस हो जाएगा, C1 B2 हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक वैल्यू मिल गया यहाँ से। अब हम x को इधर ले गए, जब हम x इधर रहेगा, इधर गया C2 B1 माइनस C1 B2 और A1 B2 माइनस A2 B1। ये हमें एक x का इक्वेशन मिल गया। x हमारा क्या है ये हमें पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल गया। कैसे मिला, हमने y को एलिमिनेट किया, वहाँ भी हमें सब एलिमिनेशन मेथड में यही मिलता था, यहाँ भी हमें यही मिला। तो वहाँ पर हम x को एलिमिनेट किए तो हमें एक वैल्यू मिल गया, ठीक है, x का। अब इस x को वैल्यू को हम y में पुट करेंगे, इस x के वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, y में पुट करेंगे। पुट x इन 1 इक्वेशन 1, ठीक है। 1 या 2 किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 1 में कर रहे हैं, ठीक है। तो हम 1 में पुट करके देखते हैं इसको। जब हमने x का वैल्यू 1 में पुट किया तो हमें क्या मिला वो हम देखते हैं। C2 B1 हमारा इक्वेशन 1 क्या है देख सकते हैं, A1 B2 x। ये नहीं देखना, हमें ये वाला देखना है वैल्यू, B2 x वाला नहीं, सॉरी। तो A1 क्या है हमारा, A1 इंटू C2 B1 A1 B2 माइनस C1 B2 माइनस A2 B1। ये हो गया A1 x और यहाँ से B1 y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमें एक वैल्यू मिला, या हमने x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट किया। हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं। तो जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देख सकते हैं क्या होगा, A1 C2 B1 माइनस A1 C1 B2 बाई A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा B1 y प्लस C1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। फिर हम इधर ले आएगा हमारा ये, तो क्या होगा, A1 C2 B1 माइनस A1 C1 B2 प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 y प्लस C1 किधर जाएगा फिर, तो होगा C1 A1 और B2
माइनस C2, क्या है ये हमारा, हाँ C1 A2 B1, ठीक है। यहाँ से क्या मिला हमें, C1 A2 B2, ये इतना हमें मिला। इसको अब मैं अरेंज करता हूँ, देखते हैं इसको एक बार। तो यहाँ से ये तो ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, ये देखते हैं C1 A2 B2, C1 नहीं, ये C2 है तो यहाँ से तो कुछ नहीं होगा। फिर C1 A2 B2, यहाँ से भी कुछ नहीं हो रहा है। और जब हम y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ तो मिसिंग है। नहीं, तो इसको हम आगे अब देखते हैं प्रोसीड करके तो क्या आता है हमारा, ठीक है। चलिए, मुझे भी पता नहीं है क्या आने वाला है। A1 C1 B2 प्लस A1 B2 B1, ये तो इधर ले जाने का कोई मकसद नहीं बनता है। एक सेकेंड, इसको हम आगे और प्रोसीड करते हैं, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है। A1 C2 B, सॉरी ये B1 है, और यहाँ पे भी देखिए A1 C1 B2 प्लस है, और यहाँ पर A1 C1 B2 है। तो ये तो एलिमिनेट हो सकता है ना, हाँ देख सकते हैं ये एलिमिनेट हमारा हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है, वो थोड़ा सा माइंड ये हो गया था, ठीक है। तो अब देखिए A1 C2 B1 और ये हमारा C1, तो अब क्या है, अब यहाँ पर A1 B2 माइनस A2 B1 Y, ये मैं कोई देख कर नहीं कर रहा हूँ या मैं कोई छाप कॉपी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं खुद आपके सामने अभी बना रहा हूँ, इसलिए मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। वैसे आपको इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपको बस ये समझा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपको जो मैं एक बताऊँगा मेथड वही आपको याद रखना है, ठीक है, जो लास्ट में मैं बताऊँगा। तो यहाँ से ये हमारा A1 C2 B1 है और ये C1 A2 B2 इधर जाएगा, तो ये हमारा C1, ये वाला हम इधर पहले ले जा रहे हैं, माइनस साइन है तो ये जो माइनस साइन इधर जाएगा तो प्लस होगा, C1 A2 B1, ठीक है। और प्लस ये जो ये A1 C1 है, ये राइट साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो ये हमारा A1 C2 और B1, ठीक है। और यहाँ से हम B1 कॉमन लेंगे, पहले देख लेते हैं। y इज इक्वल टू C1 A2 B1 माइनस A1 C2 B1 डिवाइडेड बाई B1 A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। यहाँ से हमने B1 कॉमन लिया तो B1 कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, A2 B1 माइनस A1 C2 A1 B2 माइनस A2 B1, ये हमें अंदर मिल गया। y का वैल्यू जो हमें मिला, देयर काफ़ी मुश्किलों के बाद y का वैल्यू हमें क्या मिला, A2 B1 माइनस A1 C2 और A1 B2 माइनस A2 B1, ये हमें y का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो हमने y का वैल्यू कैसे निकाला, जैसे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके y का वैल्यू निकाल लिया, x का वैल्यू निकाल लिया। x पहले हमने दो इक्वेशन हमें दिया गया था, उससे हमने x निकाल लिया y एलिमिनेट कर और फिर x का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में डालकर y निकाल लिए, ठीक है। ये हमारा जो हम पहले लेक्चर में किए हैं, पिछले लेक्चर में जो हमने किया था वही हमने यहाँ पे किया। अब हम एक मेन काम करने जा रहे हैं, अब हम मेन जो हमारा टॉपिक है उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज का यूज करते हैं और देखते हैं आपको, ठीक है। हमने यहाँ पर x और y का वैल्यू लिख दिया है जो पिछले हमारे स्लाइड में निकला था, ठीक है। तो इस वैल्यू में आपको एक चीज़ नोटिस करना है, x का जो वैल्यू आ रहा है B1 C2 माइनस B2 C1 बाई A1 B2 और A2 B1, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या था, a था, मतलब A1 और A2 था x का कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ पर A1 और A2 कुछ ऊपर में नहीं है, ठीक है।
सिर्फ नीचे में है। यहाँ हमें y में क्या है, A2C1 और C2A1। यहाँ y का कोएफिशिएंट B1 और B2 था, लेकिन ऊपर का स्लाइड ऊपर में नहीं है, मतलब न्यूमरेटर में A2C1 और C2A1 है, B1 नहीं है कहीं भी, और नीचे में है। ठीक है। और एक चीज़ और कॉम मैंने आपको देखिएगा तो कि A1B2 माइनस A2B1 जो y का डिनोमिनेटर में है वही यहाँ पर भी है, A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, ये देख सकते हैं दोनों सेम आ रहा है। तो क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम A1 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, या सॉरी Bx को इधर रहने देते हैं, और B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू 1/A1B2 माइनस A2B1, ये लिख सकते हैं। ये जो है हमारा इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x बाई ये हो जाएगा, और इधर 1 बचेगा क्योंकि अब कुछ बचा नहीं, तो ये 1/A1B2 माइनस 1/A2B2 हो सकता है। ठीक है। और जब हम A2C1 को y के नीचे लाएंगे, और y के नीचे क्या आएगा, A2C1 माइनस C2A1, ये लिख सकते हैं क्योंकि जब A2C1 इधर आएगा तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है। तो नीचे क्या बचेगा, 1/A1B2 माइनस A2B1, ये हमें नीचे में मिला। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी 1/A2B1 माइनस A2B1 है, और यहाँ भी 1/A1B2 माइनस A2B1 है। दोनों ये वैल्यू सेम है और इसके इक्वल x है। ठीक है, इन दोनों के बराबर x/B1C2 माइनस B2C1 है, और इधर से y/A2C1 और माइनस C2A1 है। जब ये दोनों इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये तीनों आपस में तो इक्वल हो सकते हैं ना। फ्रॉम एबव इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम एबव इक्वेशन, ऊपर की इक्वेशन से हम ये वी कंक्लूड दैट x बाई B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू y बाई A2C1 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1/A1B2 माइनस A2B1। ये है, समझ में आया। ये कंक्लूड करने के बाद हम तीनों इक्वेशन को जब इक्वल किए तो हमें ये मिला। आप देख सकते हैं कैसे मिला, मैंने आपको पूरे अच्छे से शुरू से बताया कि हमें कैसे ये वैल्यू मिल रहा है। तो सेम काम करके हम जो अब तक कर एलिमिनेट किए, फिर x और y की वैल्यू निकाले, फिर वहाँ से मैंने इस स्टेप में किया, वहाँ से हमें ये वैल्यू मिला। अब हम इसी का वैल्यू का यूज करके क्या निकालेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा हम कोई x और y का वैल्यू निकालेंगे। हमें दो इक्वेशन दिया रहेगा तो हमें B1C1 A1 का वैल्यू पता रहेगा, तो हम x और y का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। इसी तरह A1 B1C1 और A2 B2C2 तीनों वैल्यू हमें दिया रहेगा एक इक्वेशन में, तब होगा। तो यहाँ पर हम एक हमारा जो मेन फाइनल कंक्लूजन आया, इसको हमें याद रखना है। कैसे आया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमसे एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, लेकिन आप प्रिपरेशन रखिएगा। मान लीजिए डिराइव करने के लिए बोल सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं आएगा, गारंटी में नहीं दे रहा हूँ कि नहीं आएगा। इसलिए आपको अपना प्रिपरेशन अच्छा रखना है। तो आपको ये तरीका समझ में आना चाहिए, जैसे मैंने लिखवाया है वैसे आपको और अच्छे से इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा, जिससे आपको याद रहे कि कैसे करना है। और आपको हमेशा एक बार आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा कि ये जो एक्सप्रेशन आया है वो कैसे आया है। ठीक है, आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। अभी मैं कुछ और बातें आपको अभी बताना चाहूँगा कि इस फॉर्म के लिए हमें एक बात याद रखना है कि A1B1C ये जो हमारा है, जैसे कि x बाई B1C2, सॉरी यहाँ पर x बाई A1 x इज इक्वल टू समथिंग बाई A1B2 माइनस A2B1, और यहाँ भी A1B2 A2B1 है। तो ये हमको याद रखना है, वेयर A1B2 माइनस A2B1 जीरो नहीं होना चाहिए।
अगर 0 हो जाएगा तो हमें x का वैल्यू और y का वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हो रहा है तो हमें नो सॉल्यूशन, क्या होगा, हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हम एक और बात आपको कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। इफ a1 b2 minus a2 b1 is not equal to 0, therefore a1 b2 is not equal to, इधर जाएगा a2 b1, इस फिर से, तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये केस मैंने आपको कराया था शुरू में जब हम स्टार्ट करने वाले थे एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या होता है जब a1 b1 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई c2, याद है। तो ये था हमारा यूनिक सॉल्यूशन। क्या आता था हमारा यूनिक सॉल्यूशन आता था, सिर्फ एक सॉल्यूशन यहाँ से हमें मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया ये। तो ये भी याद रखना है क्योंकि इस पर बेस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, और एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये हमें याद रखना होगा कि जब भी a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा तो हमें जो क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन हमें यहाँ से प्राप्त होगा, ठीक है। एक और कंडीशन था। अब जब मैंने आपको एक्सरसाइज लेक्चर 2 में जो बताया था वही मैं यहाँ पर आपको फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू, ये मैंने करा दिया लेकिन तो भी मेरे को लिख दे रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे इस एक्सरसाइज में, आपको मिलेंगे, हम कराएंगे भी, 2-3 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, तो इसलिए ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इफ़ a1 बाई a2 b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो क्या था, याद है क्या था, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जब तीनों इक्वल होता था तो हमें क्या मिलता था, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलता था, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ओके। एक लास्ट केस था हमारा, इफ a1 बाई a2 b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो इस केस में हमें क्या मिलता था, देयर इज नो सॉल्यूशन। यहाँ से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता था, नो सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आया। यहाँ से हमें क्या मिलता था, नो सॉल्यूशन। इन तीनों केस को भी आपको याद रखना होगा क्योंकि इसे क्वेश्चन कराना है और आपको ये क्वेश्चन बोर्ड में भी क्वेश्चन आएंगे, नहीं कि सिर्फ इसी एक्सरसाइज में मिलेगा। तो इसलिए आप इस तीनों कंडीशन को अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। ये हमारा 3 कंडीशन हो गया। अब हम बढ़ेंगे अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। ये तो मैंने एग्जाम्पल लेकर आपको बताया, अब हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा लेकिन शायद ही मैं करवाऊँ क्योंकि मैंने करवा दिया है बहुत अच्छा खासा, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट अब एक सॉल्यूशन 1-2 क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। मेन हमारा यहीं तक का था जो मैंने आपको बता दिया। अब जो क्वेश्चन हमें मिलेंगे वो काफ़ी ईजी मिलेंगे। चलिए तो हम करते हैं क्वेश्चन। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो हमें जो मैंने आपको एक टर्म बताया था ऊपर वो हमें याद रखना है, वो याद रहेगा तभी हमसे ये क्वेश्चन बनेगा। हम इसे तो हम किसी मेथड से बना सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन मान लीजिए अगर एग्जाम में आपको बोल दिया कि आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही बनाना है तो आप क्या कीजिएगा, उस टाइम तो आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा, आपको ये बनाना पड़ेगा। अगर आपको टर्म नहीं याद रहेगा तो आप नहीं बना पाएंगे। इसलिए जो मैंने आपको एक्सप्रेशन लिखवाया था डिराइव करके, उसे आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेना होगा, आपको याद रखना होगा, तभी क्वेश्चन बन पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरा बात, तो आप अच्छे से याद कर लेंगे। और हम अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम a और a1 b2 c1 का वैल्यू एक जगह लिख देते हैं जिसको आपको आसानी हो, ठीक है। वो आप लिख दे तो अच्छा रहेगा। a1 हमारा क्या है, 8 है, a2 क्या है, 3 है, b1 क्या है, 5, b2 क्या है, 2, c1 क्या है, -9, c2 क्या है, -4। ये हमने 3 वैल्यू a1 b2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू दिए हुए इक्वेशन से निकाल लिया। ये मिल जाएगा, हमें दिया रहेगा ये, ठीक है। नहीं दिया रहेगा तो ये हमारा कुछ कंडीशन दिया रहेगा जिसके थ्रू हमें निकालना रहेगा, ठीक है। चलिए, हमने आपको सबसे ऊपर एक कंडीशन लिखवाया जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं,
कंडीशन नहीं फार्मूला बोल सकते हैं इसको, x बाई B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू y बाई A2C1 माइनस C2A1। ठीक है, ये हमारा टर्म हो गया x बाई B1C2 माइनस B2/C1 इज इक्वल टू y बाई A2C1 माइनस C2A1। ठीक है, और इधर आता था 1 बाई A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, ये हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो मैंने आपको एक्सप्रेशन लिखाया था ये है। x और y और 1 की वैल्यू हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है, और B1C1 और B2C2 A2 और A1B1C1 का वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो A1 A2 सब का वैल्यू निकाला है यहाँ पर सिंपली हमें पुट करते हुए जाना है। तो x बाई A1 B1 कितना हमारा 5 इंटू C1 C2 कितना है -4। ठीक है, माइनस B2 कितना है 2 इंटू -9, C1 कितना है -9। ठीक है, फिर y का वैल्यू A2 कितना है 3, C1 कितना है -9, फिर माइनस C2 कितना है -4 इंटू A1 कितना है 8, फिर A1 कितना है 8, B2 कितना है 2, 8 इंटू 2 माइनस A2 कितना है 3 इंटू 5। ठीक है, हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 4 कितना होगा -20, ये हमारा 2 माइनस 2 इंटू 9 18 होगा, -20 -18। ठीक है, तो ये हमारा +18 हो जाएगा। यहाँ से 3 इंटू -9 मतलब -27 प्लस 36, 8 4 जा 32, सॉरी 8 4 जा 32, यहाँ पे 8 2 जा 16, 3 इंटू 5 15। ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा x बाई -2 y बाई 5 इज इक्वल टू 1/1। ये 1 आ गया हमारा। तब क्या करेंगे, 1/1 1 हो गया। अब हम x/2 को नाउ x बाई -2 को इसके बराबर कर सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर भी है उसके बराबर भी है, और y/5 को भी हम इसके बराबर कर सकते हैं। तो x-2 को जब हम इसके बराबर करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5। ये हमें x और देयरफॉर x और 2 का वैल्यू क्या मिल गया, x का -2 और y का वैल्यू 5। कैसे मिल गया, हमें जो फार्मूला याद था वो हमने लगाया, यही लगाना है, और आपके पास ऑप्शन भी नहीं है लगाने के लिए। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा, नहीं तो आप एग्जाम में जैसे मैंने बताया वैसे डिराइव कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, अगर फास्ट कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम है तो। फिर उसके बाद हम A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का वैल्यू पुट करते जाएंगे। उसके बाद हमें डायरेक्ट आराम से x और y की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत ही ईजी है अगर आपको ये याद हो जाएगा तो, क्योंकि याद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि याद कीजिएगा तो आपका टाइम बचेगा। क्योंकि एग्जाम में हमसे जब ये सॉल्व करना होगा तो डेरिवेशन नहीं मांगेगा कि हमें डिराइव करके पहले आप दिखाइए उसके बाद सॉल्व कीजिए, हमें डायरेक्ट सॉल्व करना रहेगा। तो हमको ये फार्मूला याद रहना होगा, और जो मैंने तरीका बताया है वो भी याद होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे आप अच्छे से। अब इस पर मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत है, आप बनाइएगा। NCERT RSI और RT में जो बने आपसे बनाइए, आराम से बनेगा। और उसके बाद आप कमेंट में पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड और देखते हैं हम। ठीक है, चलिए हमने एक और क्वेश्चन आपके बीच लेकर आए हैं। एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, थोड़ा लंबा आपको दिख रहा होगा, टफ लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लाया हूँ। क्योंकि मैं ऐसा ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपको अभी तक मैंने नहीं कराया है पिछले एक्सरसाइज में। पिछले एक्सरसाइज में जिस टाइप का क्वेश्चन करा दिया उसको हर टाइप के एक्सरसाइज में 1-2 मतलब रह रहा है जो मैं नहीं कराना हो। आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा
और बनाएंगे। अगर नहीं बनते तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इसके लिए मैं स्पेशल अलग से वीडियो बना कर अपलोड कर दूँगा। वैसे हमको नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगा अगर आप पिछला लेक्चर देखे हैं तो, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से डिटेल में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। एक यश नाम का लड़का है जो 40 मार्क्स टेस्ट में ला रहा है। और कब ला रहा है? जब उसको 3 मार्क्स मिल रहा है राइट आंसर के लिए और 1 मार्क्स मिल रहा है रॉन्ग आंसर के लिए। मतलब अगर वो रॉन्ग आंसर कर रहा है तो उसके 1 मार्क्स मिल रहे हैं, और जब वो राइट आंसर कर रहा है तो 3 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। मिल नहीं रहा, लूजिंग मतलब वहाँ पर ये मार्क्स लूज कर रहा है। 1 मार्क्स जो है लूज कर रहा है जब वो रॉन्ग आंसर दे रहा है तो, और 3 मार्क्स मिल रहा है जब वो राइट आंसर दे रहा है तो। ये पहला कंडीशन है। फिर समझे, एक यश नाम का लड़का है जो 40 मार्क्स टेस्ट में ला रहा है। कब ला रहा है? जब उसे 3 मार्क्स राइट आंसर के लिए और 1 मार्क्स रॉन्ग, और एक -1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद उसको 4 मार्क्स दिया जा रहा है राइट आंसर के लिए और 2 मार्क्स काट लिए जा रहे हैं रॉन्ग आंसर के लिए, तब उसको 50 मार्क्स आ रहे हैं। और हमको बताना है टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन। टोटल मतलब हाउ मेनी क्वेश्चन इन देयर टेस्ट, मतलब टेस्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो कैसे बनाएंगे हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर्स ऑफ करेक्ट मार्क आंसर क्वेश्चन आंसर और रॉन्ग आंसर को मान लेते हैं। क्या मानेंगे? एक्स और वाई, ठीक। सॉल्यूशन देखते हैं। लेट एक्स बी नंबर ऑफ करेक्ट आंसर एंड वाई बी नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, ठीक है। हमने नंबर ही क्यों माना? आपके मन में क्वेश्चन आ सकता था कि मार्क्स क्यों नहीं माने। अरे भैया मार्क्स तो दिया हुआ है, ठीक है। मार्क्स दिया हुआ है और मार्क्स में बताया भी गया है कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है राइट और रॉन्ग पर। तो हम अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लीजिए हमारा 10 नंबर का 40 नंबर का टेस्ट हो रहा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 10 क्वेश्चन नहीं, 1 सेकेंड रुक जाइए। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 2-2 नंबर के, ठीक है। और 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और आपको 40 क्वेश्चन के 40 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है, ठीक है। और 10 उसमें आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं। तो 10 क्वेश्चन 2 नंबर के और 5 क्वेश्चन 4 नंबर के, तो उसको 10 और 5 को हम एक्स और वाई मान लेंगे, ठीक है। अगर हम 10 को 2 मार्क्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 20 मार्क्स। और हम फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 20 मार्क्स आएगा। तो 20 मार्क्स आए प्लस 14 मार्क्स। तो यहाँ पर हमें मार्क्स दिया हुआ है तो मार्क्स के टर्म में लिख सकते हैं। नंबर हमें चाहिए क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है, कितना पूछा गया है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो ये समझ में आ गया होगा यहाँ से आपको, ठीक है। चलिए नाउ बहुत ईजी क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के क्या दिया हुआ है इसके थ्रू, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है? जो उससे, ठीक है। पहला कंडीशन जब 40 नंबर का मार्क्स हो रहा है तो 3 × x 3 नंबर दिया जा रहा है। किसके लिए? मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स। यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर प्लस साइन देकर 1x लिख देते हैं। यहाँ पे ऐड थोड़ी किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, डिड्यूस किया जा रहा है, मतलब काटा जा रहा है। तो यहाँ पर माइनस होगा, प्लस नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप ही सोचिए क्या दे रहा है, लूजिंग 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। जब 1 मार्क्स रॉन्ग के लिए दिया जा रहा है तो रॉन्ग देना चाहेगा। तो यहाँ पे हमारा 3x का माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें -1 एक समझ मान सकते हैं कि -1 मार्क्स है। -1 मार्क्स है किसके लिए? रॉन्ग के लिए। और -2 मार्क्स है रॉन्ग के लिए सेकंड कंडीशन में, ठीक है। तो 3x - y = 40। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन इक्वेशन आ गया फ्रॉम सेकंड कंडीशन। दूसरे कंडीशन से क्या आता है? दूसरे कंडीशन से आ रहा है 4 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर।
तब आ रहा है इस बच्चे का 50 नंबर। अब यहाँ से 2 इक्वेशन हमें मिल गया और अब यहाँ हमारा काम खत्म। हम सब्स्टिट्यूशन लगाए, एलिमिनेशन लगाए या हम लगा दें मल्टीप्लिकेशन। तो कोई मेंशन नहीं किया है तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड x by b1 c2 फिर b1 c2 माइनस b2 c1 होगा। ठीक है, b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, आपको याद करना है ये वाला। बाई y इज इक्वल टू y a2 c1 माइनस a1 c2, ये हो गया y। और यहाँ पे क्या होगा 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये आ गया हमारा जो हमने निकाला था, डिराइव किया था, जो हम फार्मूला हमने वो लिख दिया। क्या है x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y बाई a2 c1 माइनस a1 c2 और 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया। तो हम आराम से x a और y का वैल्यू पुट करेंगे। तो ये देख सकते हैं 3 है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, नहीं छोड़िए आप इतना समझ सकते हैं। तो यहाँ पर x बाई b1 की वैल्यू क्या है 4 है, c2 का वैल्यू क्या है, सॉरी b1 का वैल्यू -1 है, यहाँ पे -1 इंटू b1 का वैल्यू -1 और c2 का वैल्यू 50 इंटू 50 माइनस फिर क्या b2 क्या हमारा -2, ये माइनस रहेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस रहता है इसलिए माइनस ले रहे हैं। ठीक है, -2 और c1 क्या है हमारा 40, ये आ गया है x के नीचे और हम y के नीचे लिखते हैं y a2 c1 a1 a2 क्या है 4, c1 क्या है 40 माइनस a1 क्या है 3, फिर c2 क्या है 50। ठीक है, फिर नीचे अब 1 के नीचे क्या क्या आएगा a1 इंटू b2, a1 कितना है 3, b2 कितना है 3 इंटू -2, b2 क्या है -2, फिर a2 b1 है a2, तो a2 क्या है हमारा 4 और b1 क्या है -1। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ से। अब हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं। x बाई -1 से 50 करेंगे तो -50, ये माइनस माइनस प्लस 40 इंटू 2 80, फिर y बाई 4 इंटू 40 160 माइनस 3 इंटू 50 150 इज इक्वल टू 1 बाई 3 इंटू -2 -6 और 4 इंटू -1 और -1 है तो +4 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा x बाई 30 y बाई 10 इज इक्वल टू 1 बाई -2। ठीक है, यहाँ से हमें ये मिल गया। अब हम यहाँ से सेंस x बाई 30 इज इक्वल टू -1/2 इन दोनों को इक्वेट करेंगे और y बाई 10 इज इक्वल टू -1/2 इन दोनों को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से हम x का वैल्यू क्या लिखेंगे -30/2 और y इज इक्वल टू -10/2। हमें यहाँ पर आंसर नेगेटिव मिल रहा है, लेकिन एक मिस्टेक हमें लगता है हमने कर दिया। वो हमने किया कि यहाँ पर 4x 2y इंटू इजिकल टू 50 जो आ रहा है उसको हम और छोटा करके देखते हैं, शायद हमें कुछ आंसर में डिफरेंट मिला। लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा करने से कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो ये हमारा -15 ओके इधर लाएंगे तो -15 तो ये प्लस भी हो जाएगा,
ये माइनस हो जाएगा तो ये ओके, यहाँ पर हमने साइन इधर होगा माइनस आएगा तो यहाँ पर -15 लगाते, रेड पे यूज करते ताकि आपको पता चले कहाँ गलती हुआ। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ अगर हम माइनस लगाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर अगर हम यहाँ -14 लगाते हैं तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x -13 मिलेगा। ओके, अब फिर यहाँ पर -14 लगाएंगे तो ये -15, तो यहाँ हमें ये जो होगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा। और ये तो हमारा वही रहेगा क्योंकि a1 b2 में कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ से -1/2 मिला। तो ये -13, ये -10। ओके, तो ये -13 इधर गया और ये -1 पहले से था, तो माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गया एक्स और वाई का। यही हमें गलती कर दिया थोड़ा साइन की वजह से, एफ को ध्यान देना होगा, साइन की वजह से एफ को ध्यान देना होगा, इससे गलतियों से बचना होगा। तो x = 15 और y = 5 हमारा आ गया। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, x + y। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, x + y। तो x कितना है हमारा 15 + 5 = 20। ये हमारा टोटल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। सबसे पहले मेन हमारे लिए जो था वो इक्वेशन सॉल्व करना था। अगर हम इक्वेशन बनाना था, इक्वेशन अगर हम बना लेते हैं तो इसके बाद हमसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो इक्वेशन तो हमने बना लिया था, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया जिसमें हमें से हल्की सी गलती हो गई, लेकिन आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए हमें बचना है अगर उससे, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ नहीं करेंगे अगर दिया नहीं है। तो जब तक दिया नहीं हो तब तक हम ये यूज करने का गलती नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो मैं आपको पढ़ा रहा था, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ा था, इसलिए मैंने इस तरीके से किया। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और बन जाएगा। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी क्वेश्चन और है ये भी आप बनाइएगा। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिया, एक क्वेश्चन में क्या है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के के कौन से वैल्यू के लिए लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ नो सॉल्यूशन हो। ठीक है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के गिवन लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो मैंने आपको नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन बताया था, आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो फिर मैं को भी रिमाइंड कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको अब ये जबान पर आ जाना चाहिए क्योंकि ये मिलेंगे आपको एग्जाम में भी, और क्वेश्चन तो एक मिल ही रहे हैं, सामने दिख ही रहा है आपको। ठीक है, तो फॉर नो सॉल्यूशन के लिए हमारा जो कंडीशन था, फॉर नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा कि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमारा किसके लिए है, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू दिए नाउ 3x, a1 क्या है 3, a2 क्या है 2k - 1, b1 क्या है 1 और हमारा b2 क्या है k - 1। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2, c1 है और हमारा ये क्या है 2k + 1। ठीक है, अब यहाँ से हमें k का वैल्यू निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, हम यहीं पर बनाकर ख़त्म कर सकते हैं कहानी। तो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे k - 1 से, तो क्या आएगा 3k - 3। ठीक है, और 1 को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k - 1। ठीक है, ये हमें मिल गया। तो 3k - 2k और 3 - 1। ठीक है, यहाँ से क्या आया k = 2। सिंपली मिल गया हमें k का वैल्यू नो सॉल्यूशन के लिए। कैसे मिला समझ में आया कि जो 3k माइनस हमने इक्वेट किया जो हमारा कंडीशन था इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं था क्योंकि हमारा यहीं पर सॉल्व हो जा रहा था। तो हमने यहाँ से k का वैल्यू निकाल लिया सिंपली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये टाइप बहुत ही क्वेश्चन ईजी है अगर आपको ये कंडीशन पता है तो, अगर नहीं है तो फिर तो अपने सर खुजलाते रह जाइएगा, क्वेश्चन बनने से रहा। ठीक है, हमें तो जो मैंने कंडीशन लिखवाया ये और 2 बाकी जो और है वो आपको याद हो जाना चाहिए, और जो मैंने लेक्चर 2 में जो बताया तो वो अच्छे से आपको याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
ये भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें कंडीशन जो है फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और इसमें ए और बी की दोनों का वैल्यू हमें निकालना है। सॉरी, ये तो मैंने लिखना ही मैं भूल गया। फाइंड ए एंड बी, ठीक है, ए और बी का वैल्यू हमें निकालना है और दो इक्वेशन दिया हुआ है। तो पहले तो हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन का जो कंडीशन होता है वो मैं नोट डाउन कर दूँ। तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन था हमारा इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए। तो ये भी यही है। तो हम नाउ इधर जो कंडीशन दिया हुआ है, आप एग्जाम में A1 B1 C1 अलग से लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा। 2/A-B इज इक्वल टू 3/A प्लस B इज इक्वल टू 7/3A प्लस B माइनस 2। ये हमें 2 मिल गया। चलिए तो हम करते हैं शुरू। पहले हम इन दोनों से करते हैं, इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो क्या मिलता है वो हम देखते हैं। जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, पहले लिख लेते हैं, 2/A माइनस B इज इक्वल टू 3/A प्लस B, ठीक है। तो 2 को A प्लस B से मल्टीप्लाई किए, A प्लस B इज इक्वल टू 3 इंटू A माइनस B, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2A प्लस 2B, 3A माइनस 3B, तो क्या होगा, 3B को इधर लाएंगे तो 3B प्लस 2B इज इक्वल टू 3A माइनस 2A, ठीक है। तो यहाँ से 5B इज इक्वल टू A, क्या मिल गया हमें, 5B इज इक्वल टू A। और अब यहाँ देखते हैं, और 2/A माइनस B इज इक्वल टू 7 3A प्लस B माइनस 2। अब इन दोनों इक्वेशन से हम कर रहे हैं तो इधर जाएगा 6A प्लस 2B माइनस 4 इज इक्वल टू 7A माइनस 7B, ठीक है। इधर 7A को हम लेते आएंगे, इधर ही लेते आते हैं, छोटी साइन को गया तो 6A माइनस 7B प्लस 2B के यहाँ पर, ठीक है, चलिए 2B प्लस 7B माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें 6A माइनस 7A, तो क्या आएगा माइनस A, और यहाँ से 9B और ये माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फ्रॉम 1 से A की जगह पे 5B पुट कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर माइनस 5B प्लस 9B माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा 4B इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 0, तो B इज इक्वल टू 1 यहाँ से हमें मिल गया, समझ में आया। B यहाँ से 1, सिंस 5B इज इक्वल टू A, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A हमारा क्या आ गया, A इज इक्वल टू 5 हमें मिल गया, समझ में आ गया। B और 1 का वैल्यू, A का वैल्यू दोनों निकल गया। इसी तरह हम सॉल्व करेंगे तो हमें बाकी सारा क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.5 में वो बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर अब एंड करते हैं। मैंने काम भर क्वेश्चन करा दिया, अच्छा खासा क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन करा दिया जिससे आपको NCERT से एडिशन में बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और NCERT आप 3.5 पूरा बना जाइएगा। एक वर्ड प्रॉब्लम 4 बचा होगा, चारों बना जाइएगा, बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो आप पूछिए हमसे, ठीक है। और ये एक आज वर्ड प्रॉब्लम मैंने एक ही करा है क्योंकि बाकी जो है वो मैंने पहले करा दिया है, और आगे अभी और एक्सरसाइज है तो वो भी उसमें भी कराना है। ये चैप्टर थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन 1-2 लेक्चर और आएगा। ये चैप्टर लंबा है इसलिए टाइम लग रहा है, तो 1-2 लेक्चर और आएगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। हम आपसे नए लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।